रिव्यू की जब बात होती है, इन क्रिमिनल लॉ रिव्यू इज नॉट अलाउड, बट इन सिविल केस रिव्यू इज अलाउड। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। देन वन मोर केस, अजय हासिया, आर डी सेठी, अजय हासिया, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, these are the landmark judgments. MC Gupta, Union of India, SP Gupta, Union of India. These are the judgments which are frequently asked in various judicial services and examinations. Ajay Hasia case, in case any society is registered with the registrar of society, then it's state. Now you tell me whether Saket Bar Association is state? No sir. बताएं आप लोग, कॉमन सेंस, एनीबॉडी? सर ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। नो, इट इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, साकेत बार एसोसिएशन, दैट्स व्हाई इट्स स्टेट। इसलिए इलेक्शन को लेके आप देखते हैं हाई कोर्ट में रिट डलती है, कभी 30,000 के इलेक्शन को लेके, कभी साकेत वाले को लेके, कभी हाई कोर्ट के इलेक्शन को लेके, कड़कड़डुमा के इलेक्शन को लेके। अगर रिट में आप जाते हैं तो अंडर आर्टिकल 12 टेक्निकली रिट में आप नहीं जा सकते, बट विद द हेल्प ऑफ अजय हासिया, इन केस एनी सोसाइटी इज देयर एंड दैट इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, देन यू कैन गो इन रिट, मीन्स दैट इज स्टेट। ये आप लोग देखते होंगे, बहुत बार रिट डल जाती है इलेक्शनों की, आता रहता है पेपरों में, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ अजय हासिया। नाउ वी आर कमिंग टू आर्टिकल 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट खोले अपना सब लोग, अगर है तो। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent. What is inconsistent? With the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be wide. What mentioned? Up to the extent of inconsistency. जहां तक इनकंसिस्टेंट है लो, सिर्फ वहां तक वाइड रहेगा। उसके अलावा जो भी लो है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, दे आर वैलिड लॉज, दे विल एग्जिस्ट, दे विल सर्वाइव, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। बेटा चेयर्स वगैरह नहीं है वो, देखो इधर पीछे होंगी, खाली बैठ जाओ। Part 2, state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights which are conferred under Part 3 of our Constitution. State shall not take away or abridge the fundamental rights. Who will decide whether the state has taken that right or not? स्टेट ने एक लॉ बना दिया कि हमने ये लॉ बनाया, हमारे हिसाब से ठीक है, बिल्कुल। Who will decide? सुप्रीम कोर्ट will decide sir. Yes, judiciary will decide. So here lies the concept of judicial review. 13(2). Then I will go straightway to क्लोज 4। जो रिलेवेंट पार्ट्स है उनको हम डील करेंगे, बीच में तो ऑर्डिनेंस, लॉज, बाई लॉज, किसको लॉ माना जाएगा, लाइक दैट। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इट वाज एडिड आफ्टर इन 24th अमेंडमेंट 1971। क्यों ऐड किया गया? उस जमाने में हिस्ट्री ये कहती है कि
इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो बैंकों का नेशनलाइजेशन करना चाहती थी। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन आप करेंगे तो कोई ना कोई लॉ लेके आपको आना पड़ेगा, उस लॉ को चैलेंज किया जाएगा। उससे बचने के लिए 368 में ये क्लोज 4 ऐड की गई थी, और इसलिए भी ऐड की गई थी कि जो बिगिनिंग में जजमेंट्स थी सांकरी प्रसाद वगैरह की, इट वाज हेल्ड दैट एनी लॉ पास्ड by the parliament shall be considered word law। आप देखेंगे इसमें state shall not make any law, word is law। Now question arose whether amendment is law or not law। In case it is law, then you cannot take away the fundamental rights. It is mentioned there. But if you say this is not law, amendment is not law, then state can amend the constitution, amend the fundamental rights. But it was held in Sankari Prasad case that any law passed by the parliament is a law within the ambit of Article 13(2). It is law. Now, the first part is up to the extent of inconsistent, it will be void. Then what about the rest of the laws? There are two doctrines: doctrine of eclipse and doctrine of severability। Doctrine of eclipse is Constitution came into force, और Constitution से eclipse क्यों कहते हैं? जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा, उसमें आप देखेंगे eclipse हो जाता है, जिसको हम यूज करते हैं। तो जिस हिस्से तक Constitution फोर्स में आने के बाद शैडो आ गई है, सिर्फ उस हिस्से तक वाइड रहेगा, बाकी वैलिड लॉ रहेगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली कोई स्टेट अमेंडमेंट ले आई और उसको उन्होंने अमेंड करके उसको रेक्टिफाई कर दिया अगर, और एक्लिप्स हट गया, अगेन द लॉ विल सर्वाइव। अगर कोई एक्ट बना हुआ है, उसके 10 प्रोविजन ऐसे जो एक्लिप्स में आ गए थे, वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट वाइड रहेंगे। लेकिन कल को स्टेट कोई अमेंडमेंट लेके आ गई और वो एक्लिप्स हट गया, तो द होल एक्ट विल बी वैलिड। नाउ क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। सीवरेबिलिटी क्या है? अगर एक एक्ट में 10 प्रोविजन है, उसमें अगर 5 या 10 प्रोविजन ऐसे हैं जो इनकंसिस्टेंट है और बाकी ठीक है, तो लॉ विल बी वैलिड, वाइड नहीं होगा। बट इन केस वो सारे 10 के 10 सेक्शंस उस एक्ट के दे आर सो क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम, then the whole act will be void। लेकिन जितना पार्ट उसका सेपरेट किया जा सकता है उसमें से, उसको छोड़ के बाकी वैलिड रहेगा। बट वो सीवरेबिलिटी होनी चाहिए, उसको सेपरेट किया जा सके उसके अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द टू डॉक्ट्रिन्स, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? एनी डाउट? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ में ना आए। इसके अंदर
डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे एक भिकाजी का जजमेंट है, भिकाजी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। हालांकि वो केस लो ऐसा नहीं है, एग्जाम में मैंने कभी देखा नहीं है, बाई एंड लार्ज बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट ये आता है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने आप आंसर दे देंगे उसका। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दे पाएंगे। लॉ इज वेरी वेरी मैथमेटिकल। लॉ को जो आप लोग पढ़ते हैं लगता है कि वो क्या आ गया, पेटिशनर, डिफेंडेंट आ गया, फिर अपीलेंट आ गया, रेस्पोंडेंट आ गया, यही नहीं समझ में आता है रेस्पोंडेंट क्या हो गया, डिफेंडेंट क्या हो गया, प्लेंटिफ क्या हो गया। या आईपीसी में भी लिखा रहता है whosoever, whatsoever, काफी सारे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये वो वर्ड्स देख के आप लोग कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं। लो बहुत ही साइंटिफिक है, आपको ले मैन की भाषा में लो आना चाहिए। और जिस दिन आप उस कॉन्सेप्ट को वैसे समझ लेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आपने वो जजमेंट पढ़ी हो या ना पढ़ी हो कभी जीवन में, आप उसका आंसर दे देंगे अगर आपको आता है। आपको ये पता होना चाहिए 2 + 2 4 होता है, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 - 1 करेंगे 4 हो जाएगा। लो ऐसे आना चाहिए। जिस दिन ऐसा आएगा यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। लोगों को उस स्पीड से उसी स्पीड से आपको पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। रट्टे नहीं लगाने। आपको सिंपल 13(1) में क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आ गया, उससे पहले का कोई भी अगर लॉ है, कोई स्टैट्यूट है, कोई भी एक्ट है, भाई अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी वाइड होगा, बाकी नहीं होगा। बस ऐसे याद करो, इसको ऐसे मत रटो जैसे इसमें लिखा हुआ है all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be wide। 7 जन्म याद नहीं होगा, उसमें घूमते रहोगे फिर कि हमें वैसे याद नहीं हुआ जैसे लिखा हो। नो, बिल्कुल लेमैन की तरह। कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आ गया, उससे पहले लॉ क्या था, इनकंसिस्टेंसी का क्या रेलेवेंस है, इतना पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, बस ऐसे एक लेमैन की तरह याद करना है इसको। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, आईपीसी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं थेफ्ट है, वो जैसे 370 थेफ्ट इज डिफाइंड इन 378 उसमें डिफाइन कर रखा। वो जैसे लिखा हुआ अगर उसको आप पढ़ेंगे रटेंगे कभी याद नहीं होगा। आपको सिंपल ऐसे याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरे की पोजीशन में होनी चाहिए, उसकी कंसेंट के बिना आपने प्रॉपर्टी में मूवमेंट दे दिया विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, थेफ्ट होगी। ऐसे याद होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जैसे उसमें लिखा उसको वैसे याद करने की कोशिश मत करो। वैसे करोगे कभी भी लॉ में सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको ऐसे लेमैन की तरह याद होना चाहिए। और जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम के अंदर, कोई प्रॉब्लम आ गई किसी भी टाइप की, वो घर पे गया कोई किसी के यहाँ खाना खाने के लिए, उसने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, टेबल चेयर पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना वाना खाया, उसको पसंद आ गया, एक वहाँ गोल्ड कॉइन की रिंग रखी हुई थी, वो भूल गई होगी उनकी वाइफ होस्ट की, वो उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन हुई कि इस रिंग को उठा के उसी के घर में कारपेट के नीचे डाल के आ गया, कभी मौका लगेगा तब उठा लूंगा इसको। बताओ क्या ऑफेंस हुआ? सर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यस, देखो अब आप पता कहाँ कंफ्यूज हो गए, यहाँ पोजेशन को लेके कि रिंग तो उसके घर में ही है, वो साथ तो लेके गया नहीं, बट मैंने वर्ड यूज किया था मूवमेंट दे दे उसके अंदर। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसकी, रॉन्गफुल गेन करना चाहता है, उसको रॉन्गफुल लॉस करना चाहता है। मूवेबल प्रॉपर्टी है रिंग, उसने वहां से उठा ली, उसकी कंसेंट के बगैर उठा ली, अब तक उसकी पोजीशन में थी, वहां से उठा के कारपेट के नीचे डाल दी। अब पोजीशन किसकी है? पोजीशन इज नॉलेज।
आपको पोजेशन, ओनरशिप ये सब भी याद करना पड़ेगा अलग से। वो सब्जी बेचने वाली महिला जा रही है हमारी गली से और सिर पे टोकरी लेके उसमें वो बहुत सारे सब्जियां वगैरह लेके जा रही है। मैं स्मगलिंग करता हूं कोकेन वगैरह की। पुलिस आगे मेरे घर पे दरवाजा रेड मार रही थी, दरवाजा नॉक करती रही, मैंने उसकी वो पुड़िया उठा के नीचे फेंकी, उसकी टोकरी में चली गई। अब उस लेडी को पुलिस ने पकड़ लिया आगे जाके कि भाई ये आपकी टोकरी में मिली है तो, बट ये उसकी पोजीशन में नहीं है। क्यों? उसको नॉलेज नहीं है तेरी टोकरी में वो आ चुका। नॉलेज इज मस्ट। कारपेट के नीचे रिंग चली गई, ओनर के नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में मैंने उठाई है। तो लोगों को ऐसे आप लोगों को तैयार करना है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, कोई भी हो, एक बिल्कुल आम आदमी की तरह पढ़ने की कोशिश करो। नाउ वी वर ऑन आर्टिकल 13. Now 13.2. 13.1 I have told you. Doctrine of severability, doctrine of eclipse, wide पहले था, wideable up to the extent of statute exist कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आ गया उससे इनकंसिस्टेंट हो गए उसके प्रोविजंस, अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी वाइड रहेगा, नॉट मोर देन दैट। नाउ इसके अंदर अगर हम देखें, बात यह आती है अगर कोई स्टैच्यूट पूरा ही वाइड हो गया, वो सीवरेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी उसके अंदर, then what will be the fate of that statute? Can anybody tell me? वो वाइड जरूर है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स पर कन्फर किए हुए हैं वहां तो ठीक है, बट कुछ ऐसे राइट्स हैं जहां वर्ड पर्सन यूज किया गया, सिटीजन नहीं है, और उस पर्सन का राइट उस एक्ट में अक्रू कर रहा है, मिल रहा है, तो ही कैन यूज दैट एक्ट। क्योंकि पर्सन के अगेंस्ट वाइड नहीं हुआ है, सिटीजन के अगेंस्ट हुआ है। जहां कोई नॉन सिटीजन है और उस एक्ट से उसको फायदा हो रहा है, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट एक्ट, तो इट विल स्टिल एग्जिस्ट अगेंस्ट द नॉन सिटीजन्स। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 13.2 व्हाट इज लॉ? स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the fundamental right which are enshrined in part 3 of our constitution. सांकरी प्रसाद में केस आया, उसमें ये हुआ कि जो स्टेट अमेंडमेंट कर रही है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है, हमारे यहाँ चूंकि लाइक ह्यूमन बीइंग्स लॉ इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर, कंटिन्यूसली ऑन चेंजिंग, हमें पता नहीं चलता है, और एज पर सर्कमस्टांसेस अल्टीमेटली लॉ इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पॉक्सो एक्ट आ गया जी, जरूरत पड़ी आ गया, 498 आ गया जी, जरूरत थी आ गया। तो लॉ इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर, कंटिन्यूसली ऑन चेंजिंग। ये जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो बेंथम की थ्योरी थी, बेंथम ने थ्योरी दी थी। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बात आ गई तो एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया। कैल्सन एक ज्यूरिस्ट हुए हैं जिन्होंने कंसेप्ट दिया है ब्रूम नोम का। भाई हम आईपीसी है, कहेंगे जी वैलिडिटी कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारे यहाँ जितने एक्ट हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग, Constitution imparts validity to each and every act within the territory of India. Now, question arises, who imparts validity to the Constitution of India?
भाई कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो वैलिडिटी मिलेगी कहीं से। तो कैल्सन की जो थ्योरी थी, प्रीस्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्राउंड नॉन। अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जामों में, जब ये पूछा जाता है इंडिया में ग्राउंड नॉर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बोल देते हैं। नो, प्रीस्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहां से मिली स्टेट पावर वैलिडिटी, पीपल ऑफ इंडिया से मिली, यानी कि प्रीस्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्राउंड नॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों के अंदर आता है। नाउ अमेंडमेंट, व्हाट इज लॉ? Sankari Prasad case, it was held by the Supreme Court, any amendment done by the Parliament is law. And in case it is law, then you cannot amend the fundamental rights. What law is there? The same was upheld in A.K. Gopalan case. Then came the Golagnath case. 11 judges bench was there in Golagnath case. 9th शेड्यूल आया, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई कि हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ एक्ट या अमेंडमेंट हम जो भी बनाएं उसको कोई चैलेंज ना करे। दे केम विद ए प्रपोजल कि हम 9th शेड्यूल में जो भी डाल दें उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। That was challenged, और गोलकनाथ में it was held that again amendment is law, cannot be amended, but since schedule 9 is there, that's why doctrine of prospective overruling दी गई कि अब जो आपने 9th शेड्यूल में डाल दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन अब से पहले इस डेट से, जिस दिन गोलकनाथ की जजमेंट आई थी, उस डेट से पहले का कोई भी लॉ है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो यूजुअली क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स in various competitive exams, in which case doctrine of prospective overruling was held. Golaknath. Then came the केशवानंद भारती केस, 13 जजेस बेंच। कभी कभी छोटे एग्जाम में बैंक वाले में या किसी में ये भी पूछ लेते हैं गोलकनाथ में कितने जजेस की बेंच थी और केशवानंद भारती में कितने जजेस की बेंच थी। केशवानंद भारती में इट वाज 13 जजेस बेंच, रेशो वाज 17-6। जस्टिस खन्ना वाज primarily neutral. It was divided by 6/6. Subsequently, Justice Khanna said no. Law amendment is law provided basic structure and basic features of the Constitution should not be disturbed. ये क्वेश्चन आता अक्सर, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इट वाज केशवानंद भारती केस। फिर उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर डिफरेंट जजमेंट्स आई, प्रीएम्बल भी है, जुडिशियल रिव्यू भी है, ये फिर एक जजमेंट ये भी आई कि whether right to property is a basic feature of our constitution. Answer was no. तो these were the amendments. जो judgments जितनी भी आई हैं, जो पहले भी आई, उसमें एक आर्गुमेंट ये भी हुआ, डिबेट हुई कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनकी इंटेंशन अगर ये होती कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है, तो इट शुड हैव बीन एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई 13(4) वाज एडिड, ये एक्सप्रेसली हमने ऐड कर दिया, 368 में भी कर दिया, तो इट वाज देयर।
बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ गया कॉन्सेप्ट पूरा। अक्सर क्वेश्चन यहीं पे कन्फाइन रहता है, सीधा इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है कि वेदर दिस इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। नाउ आर्टिकल 14 देखिए, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां देखिए अगेन, जो मैं आर्टिकल 13 में बात कर रहा था, यहां वर्ड पर्सन है, सिटीजन नहीं है। मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट इज बाउंड टू ट्रीट इक्वली ईच एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। It is duty bound. So this concept was given, equality before law, equal protection of laws. Only Article 14 would have been, it is again a question of debate among the juristic persons in India, that Article 14 would have been sufficient for all the fundamental rights. जब आप equality before law और equal protection of laws की बात कर रहे हैं, like should be treated alike, those who are similarly circumstanced, they should be treated equally. So रिजर्वेशन की बात आती है, किसी भी चीज की बात आती है, सब इसमें समा जाएगा। आर्टिकल 19 भी समा जाएगा, 21 भी समा जाएगा, सारे आर्टिकल 14 में समा जाएंगे। बट चूंकि हम लोग इंडिपेंडेंट बहुत लेट हुए हैं, उससे पहले ऑपरेसिव रूलर्स वर देयर, ब्रिटिशर्स वर देयर, they were stealing the wealth of our country, then Rajwadas were there. Question arose कि ऐसे ही जो रूलिंग क्लास है आज के टाइम में भी, अभी भी हम लोग कितनी बार आपस में डिस्कशन करते हैं कि कोर्टों में जो न्याय है वो पैसे वालों के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं है। पैसे वाला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा देगा, बड़े लॉयर्स एंगेज कर लेगा, वो पुलिस वालों को मैनेज कर लेगा, इसको मैनेज कर लेगा, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ों के वो कर लेते। तो उससे बचने के लिए डिटेल में राइट्स को डिफाइन किया गया है। सारे आर्टिकल सिर्फ इसलिए लाए गए हैं ताकि जो रूलिंग क्लास है वो हमारे यहाँ जो लोग डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें। नाउ आर्टिकल 14, it has been held in several judgments that discrimination under Article 14 is allowed, provided a group of people should form a class in itself based on intelligent differentia and which is left out from rest of the class, rest of the people, and that particular class should have a rational relationship with the object sought to be achieved by the statute, जो भी लेके आ रहे हैं। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। Amongst equals, the law should be equal, like should be treated alike. It also includes juristic person, very important. Of Article 14. क्या कोई कुछ बोला? टेस्ट इज, नोट करना चाहे कुछ लोग नोट कर सकते हैं। Classification must be founded
on an intelligible differentia which distinguishes person or things that are grouped together from other left out of the group. The differentia must have a rational relationship with the object sought to be achieved by the statute in question. For example, minor or major. Minor cannot enter into contract. एक बड़ा फेमस केस था लाहौर हाई कोर्ट का, क्या कालिया करके था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ाई तो बताऊंगा उसमें, या जो भी लोग क्लास लेंगे वो बताएंगे. माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए आप लोगों का बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर जब तक आप मेजर नहीं हो जाते एनरोलमेंट नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? डू यू नो द रीजन? आप वकालतनामा साइन कराते हैं क्लाइंट से, कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट के साथ हमारा कि हम आपका केस लड़ेंगे इन टर्म्स एंड कंडीशन दिस एंड दिस दिस एंड दिस. इन केस वी आर माइनर वी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट बिकम अ लॉयर unless and until you are major. इंडिया में एक ही बार हुआ है कि माइनर को लाइसेंस मिला था कम एज पर, स्पेशली राम जेठमलानी जी को. सो माइनर और मेजर को डिफरेंशिएट किया जाता है. एक क्लास माइनर की होगी, एक मेजर की होगी. चूंकि माइनर को ये माना जाता है कि उसमें मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं आई अभी, इसलिए माइनर के लिए अलग क्लास बना दी गई. जुवेनाइल एक्ट अलग से बना दिया गया. देखा जाए ये डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, बट क्योंकि वो एक क्लास बन गई है और उसका एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या है? ये माइनर को या उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया. इसलिए माइनर और मेजर ये किया गया. अब कोई आदमी ये कहे कि भाई इंडिया के अंदर जिसके काले बाल हैं उनके लिए अलग से लॉ होगा और जिसके ब्राउन बाल हैं उनके लिए अलग से लॉ होगा. इज इट सस्टेनेबल? नो. चूंकि इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड देयर इज नो रैशनल रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट sought to be achieved. That is not valid. That is not permissible. Individual himself be a class like President of India. President of India अपने आप में क्लास है. That's why President of India को privileges दिए हुए हैं डिफरेंट. आप लोगों को पता ही होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई क्राइम भी हो जाए तो उसका ट्रायल नहीं हो सकता इंडिया में. तो प्रोटेक्शन इज गिवन बिकॉज चूंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अपने आप में क्लास है और चूंकि हेड ऑफ द स्टेट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्ट स्टैट्यूट बनाया जा सकता है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आपने पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन दे रखा है कि आप जब तक परमिशन नहीं लेंगे इनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है ना. इंडिया में कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, भाई आम आदमी, मैं कोई क्राइम कर दूंगा, अगले दिन पुलिस मुझे धर लेगी और सारा काम हो जाएगा, अरेस्ट भी हो जाऊंगा, चार्जशीट भी फाइल एटसेट्रा सब कुछ होता है. बट पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दे रखा है कि जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से आप उसके अगेंस्ट केस नहीं चला सकते. क्यों प्रोटेक्शन दे रखा है? इसलिए प्रोटेक्शन दे रखा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी डिस्चार्ज ही नहीं कर पाएगा. वो कल को कोई भी डिसीजन लेगा, कोई फैसला लेगा, कहीं से एनक्रोचमेंट हटवा रहा है, डीएम किसी एरिया का कहीं कुछ कर रहा है, कोई भी रिट में जाएगा, कोई भी एक्शन ले लेगा उसके लिए, कोई भी एफआईआर करा देगा.
presumption is discretionary power is not necessarily discriminatory. It is presumed that the public servant will discharge their duties honestly in the eyes of state, in the eyes of law. They are not presumed to be corrupt. That's why protection is given. हालांकि ये भी डॉक्ट्रिन है, एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बट देन स्टेट कैन नॉट डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज एफिशिएंटली थ्रू देयर पब्लिक सर्वेंट्स. दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन टू देम एंड दे फॉर्म ए क्लास इन इटसेल्फ on based on intelligible differentia and which has a rational relationship with the object sought to be achieved by the statute. क्लासिफिकेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स, जियोग्राफिकल भी हो सकता है, टेरिटोरियल भी हो सकता है. टीनेंसी लॉज वेरीज फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटीज. जैसे यूपी का जो वो टीनेंसी लॉज है, रेंट एक्ट वगैरह डिफरेंट है, दिल्ली का डिफरेंट है. वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, वहाँ की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं. हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस होते हैं. जैसे हमारे यहाँ एक्स रूलर जितने थे उनको प्रीव्यू पर्स दिया गया था उस टाइम. जब उनको एनेक्स किया गया तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि जी हम तो राजा थे अपने इलाके के और हमें तो क्या बना दिया आपने, हमारा राजपाट ले लिया, क्या हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. तो उनको प्रीव्यू पर्स दिया गया था टू सेटिस्फाई. प्राइवेट पर्सन के लिए अलग लॉज है, पब्लिक पर्सन के लिए अलग लॉज है. एज आई हैव एक्सप्लेन, नेचर ऑफ बिजनेस, कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, कोई लार्ज बिजनेसमैन है. इसलिए आपने देखा होगा जो टैक्स वगैरह का भी जो रहता है वो भी तो क्लासिफिकेशन है कि इंडिविजुअल से हम टैक्स इतना लेंगे, इतने परसेंट लेंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस से इतना लेंगे, फीमेल को हम इतना एग्जाम्पशन दे देंगे. लिमिट बना रखी है, शायद 2 लाख 2.5 लाख जो भी बना रखी है. प्रोफेशनल के अलग क्राइटेरियाज हैं, तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं. सब मैंने जैसे बताया जुवेनाइल कोर्ट्स वगैरह बना रखी है, या हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट्स बना दी, महिला कोर्ट्स बना दी, टाडा की अलग से बना रखी थी, एनडीपीएस की अलग से बना दी. ये जितनी कोर्ट सारा सब ये बनाया गया है, अगर देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, बट क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल. अभी शायद पीछे एक एक्ट वो ला रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं उसके लिए अलग से कोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस के लिए, उनको देखते हुए वो उस ग्राउंड पे भी क्लासिफिकेशन है. तो आर्टिकल 14 पे जब भी क्वेश्चन अगर कोई आएगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, जो मैं रिपीटेडली बार बार कह रहा हूं आप लोगों को ओरली, ताकि ये याद हो जाए, ये होना चाहिए. राइट नाउ आर्टिकल 15, no citizen shall be discriminated only on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. आपको रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ये वर्ड रटे होने चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं. क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा वर्ड है जो आर्टिकल 15 में नहीं है या है. प्लेस ऑफ बर्थ को कई लोग रेजिडेंस से कंफ्यूज कर जाते हैं. रेजिडेंस इज अलग, एंटायरली डिफरेंट, प्लेस ऑफ बर्थ इज एंटायरली डिफरेंट. इसलिए डोमिसाइल वाला कॉन्सेप्ट है. आप देखेंगे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 85% जो दिल्ली के डोमिसाइल है उनके लिए है, 15% आउटसाइडर्स के लिए है. अलग अलग स्टेटों में ऐसे रूल्स बने हुए हैं. हमारे यहाँ जो रेजिडेंट है उसको हम ये देंगे, ये बेनिफिट्स देंगे. उत्तराखंड गवर्नमेंट दे देती है. हमारे यहाँ इस एरिया में जो लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे
या वो करेंगे, उनको हम टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। तो वर्ड, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस आर टू डिफरेंट वर्ड्स। You should not be confused in that. It should be very clear. बाकी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आर्टिकल 50 आप अगर बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। व्हाट इज सिटीजन? इन ग्राउंड्स पे अगर पर्सन है, सिटीजन नहीं है इंडिया का, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं हम, बट सिटीजन के साथ। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। वर्ड ओनली, very very important. Only means solely on the basis of these words: religion, race, caste, sex, place of birth. State shall not discriminate. But in case any of these is coupled with something else, then discrimination is allowed. For example, 498 बना दिया जी, 304 बी बना दिया, फिर आपको अडल्ट्री पहले जैसे हमारे एक्ट में था 354, भाई कोई लड़का लड़की के पीछे जाएगा, उसको फॉलो कर रहा है, तंग कर रहा है, 354 इज अट्रैक्टेड। अगर कोई लड़की लड़के के पीछे जा रही है और कर रही है, then there is no offense, that is not punishable in the eyes of law. So, women in our country was in disadvantageous position since long back. To ameliorate the position of women, to give them better circumstances and make them well equipped to the growing economy and society, so that they may face with that. लड़की रात को 11 बजे जा रही है, जॉब करके आ रही है, आजकल एमएनसी वगैरह में टाइमिंग डिफरेंट है। ये इट वॉज ऑब्जर्व वेरी क्लोजली कि फीमेल्स को लोग हैरेस करेंगे, दैट्स वाई दीज प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड। सो सेक्स यानी कि मेल फीमेल coupled with other circumstances, then discrimination is allowed. Word caste, solely on the basis of caste. अभी राजस्थान में एजुटेशन हुआ खूब लंबा चौड़ा कि हम फला कास्ट को बिलोंग करते हैं, हमें रिजर्वेशन दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपको रिजर्वेशन नहीं दे सकते, अनलेस एंड अनटिल it is coupled with other circumstances and factors. उसमें लोगों ने ये भी रीजनिंग दी कि नहीं जी देखो हमारा ये पढ़ो वो पढ़ो, ब्रिटिश पीरियड में ये हुआ, दैट वाज डिस्कार्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा में भी एजुकेशन हुआ, बट इन केस इट इज कपल्ड विद सम अदर सर्कमस्टांसेस देन इट इज परमिटेड। नाउ Part 2. No citizen shall on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to ये access to shop, public restaurant, hotel, place of worship and entertainment, wells, tanks, bathing ghats, roads, place of public resort maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of general public। ये सब जो हमारे यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था कि भाई हम किसी पर्टिकुलर क्लास के लोग कुएं पे नहीं आने देंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, इन सब को डाइल्यूट करने के लिए इट वाज इनकॉर्पोरेटेड। दैट वाज द एंटिसिपेशन ऑफ
draft of our constitution. 3. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for women and children. Women and children to protect their rights. Even UN Charter में भी special provisions दिए हुए for women and children. Across the world, several organizations are there to improve the conditions of the children, to prevent the abuse of children, to prevent the exploitation of the children. ये फैक्ट्री वाले काम कराते हैं जी, हम तो पे तो कर ही रहे हैं बच्चों को, उस पर एक्ट है, इसलिए उस पर केसेस होते हैं, कई बार बुक हो जाते हैं, यहाँ आते हैं केसेस है, स्पेशल एक्ट इज देयर कि आप बच्चों को जो उनकी टेंडर एज है, when they should acquire the education, they should have the healthy life, they should go to the schools, and at that tender age they are being offered some minimal wages and you are exploiting them, so it's the duty to protect their rights. That's why special acts has been incorporated by the state. Now, as I have mentioned, what residence is different from the place of birth? वो 497 वगैरह मैंने मेंशन कर दिया है, जिस जमाने में थे उस टाइम. Clause 4. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. They are again a special class, again coupled with some other factors, but are socially and educationally backward classes. Social backwardness, it has been held in the judgment that social backwardness in the ultimate analysis is result of poverty. इसी इंटरप्रिटेशन को लेके जो इकोनॉमिक ग्राउंड पे फॉरवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन दी जा रही है, इट इज हियर फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. इट शुड बी बोथ सोशली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. solely on the basis of social backwardness or educational backwardness, there can't be any special provisions. It should be both socially as well as educationally backward classes. So, reservation of seats in educational institutions for backward classes SC/ST, it is covered under Article 15(4). जो reservation दी जाती है educational institutions के अंदर, IIT में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में है, कहीं भी, it is here 15(4). Then on this reservation part, while we will deal with Article 16(1) and 16(4), they are the only two important aspects under Article 16(1) and 16(4), and this is 15(4). In one case, landmark judgment, M.R. Balaji, question arose up to what extent reservation should be given. So broadly speaking, it was held in M.R. Balaji case that in any case it should not exceed 50%. Then it should be less than 50%. In M.R. Balaji case versus State of Mysore, reservation of 68% seats in engineering and medical college of the state
directed by Mysore government order that it will be for their state only or for a particular class only. It was set aside by the Supreme Court and it was held that it is unreasonable and subversive of Article 54. That's why it was held it should not exceed 50%. Then Guntur Medical College versus Mohan Rao, very famous case. Suppose a person from SC/ST class, he converted to Christianity. उनको बच्चे हो गए, अब फिर उनको लालच आया कि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, रिकन्वर्जन कर लिया कि हम दोबारा से SC/ST बन जाते हैं, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन दो जी. It was held by the Supreme Court. After reconversion, unless until you are accepted by your group, you can't take the benefit. जिस क्लास से आप आए थे उस क्लास में वापिस जा रहे हैं, अगर वो क्लास आपको एक्सेप्ट कर रही है तो मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो नहीं मिलेगा. दो जजमेंट इज वेरी वेग. हु विल डिसाइड कि एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया जी? इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. देन अच्छा हो गया, चलो 15 तक कंफाइन करते हैं आज. और नेक्स्ट क्लास 2, 3, 4, 5 छुट्टियां हैं, 6 तारीख को होगी. ठीक है, हमारा एक ग्रुप है SPA जुडिशियल क्लासेस, उस ग्रुप में चेक करते रहें, उसमें टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे. अभी आज एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर का फ़ोन आया मेरे पास, उसने कहा शर्मा जी हमारी भी क्लास करा दो. मैंने कहा बताओ किस सब्जेक्ट पर, किस